राज्य के राजा उदयवीर अब वृद्ध हो चुके थे और बहुत लंबे समय से बीमार चल रहे थे। एक दिन उन्होंने अपने पुत्र रघुवीर को बुलाया और कहा, प्रिय पुत्र रघुवीर, मेरे मृत्यु के बाद इस राज्य का राजकाज तुम्हें ही संभालना है। पिताजी, आप ऐसी बातें क्यों कर रहे हैं? बहुत जल्दी आप स्वस्थ हो जाएंगे। बेटा, यम के दूत मेरी तरफ बढ़ते चले आ रहे हैं और तुम मुझे झूठा दिलासा दे रहे हो। मुझे अपनी मृत्यु का कोई भय नहीं है। मैंने अपना जीवन बहुत ही आनंद में प्रजा की सेवा करते हुए गुजारा है। बस अंतिम समय में मैं तुमसे और प्रधानमंत्री वामदेव जी से बात करना चाहता हूँ। तुरंत ही प्रधानमंत्री वामदेव भी वहाँ पहुँच गए। तब महाराज ने प्रधानमंत्री वामदेव से कहा, वामदेव जी, आपको मैं एक महत्वपूर्ण कार्य सौंपना चाहता हूँ। आज्ञा दीजिए महाराज। प्रधानमंत्री जी, मेरे बाद युवराज रघुवीर इस राज्य के महाराज बनेंगे। वादा कीजिए मेरे बाद आपकी छत्र छाया रघुवीर के ऊपर सदैव बनी रहेगी। मैं इस बात का वादा करता हूँ महाराज। अब राजा उदयवीर ने रघुवीर से कहा, रघुवीर, राजा बनने के पश्चात जो भी फैसले करो प्रधानमंत्री वामदेव जी से सलाह लेने के बाद ही करना। इन्हें पिता के समान ही मानना, कभी भी इनका निरादर ना करना। वामदेव जी बहुत ही बुद्धिमान व देशभक्त हैं। मेरे बाद पारिवारिक, राजनीतिक, सामाजिक सभी फैसलों के बारे में तुम्हें वामदेव जी से सलाह लेकर ही कोई निर्णय लेना है। यह मेरा आदेश है। आपका आदेश मेरे लिए सर्वोपरि है पिताजी। और कुछ ही पलों के बाद राजा उदयवीर के प्राण पखेरु उड़ जाते हैं। महाराज की मृत्यु के बाद राजा रघुवीर प्रधानमंत्री वामदेव से सलाह मशवरा कर सुचारू रूप से राजकाज का कार्य चलाने लगा। उदयपुर राज्य में ही माणिक दत्त नाम का एक सेठ रहता था। एक दिन उनसे मिलने के लिए उनका एक मित्र आया और बोला, मित्र माणिक दत्त, तुम्हारी पुत्री ऐश्वर्या तो बहुत ही रूपवती है। इसका विवाह तो तुम्हें किसी राजा महाराजा के साथ ही करना चाहिए। इच्छा तो मेरे मन में भी बार बार ऐसी ही उठती है मित्र, पर कोई राजा भला एक सेठ के बेटी के साथ ब्याह करने के लिए क्यों तैयार होगा? इस बारे में कोशिश करने में क्या हर्ज है? अपने महाराज भी विवाह योग्य हैं। उनके साथ ही ऐश्वर्या के विवाह की बात चलाकर देखो ना। ठीक है, मैं कल ही महाराज से इस विषय में बात करूंगा। अगले दिन सेठ माणिक दत्त राजा से मिलने महल गए और बोले, महाराज, एक आशा लेकर आपके पास आया हूँ। महाराज बोले, बोलो सेठ माणिक दत्त जी, क्या कहना चाहते हैं? महाराज, मेरी बेटी ऐश्वर्या विवाह योग्य हो गई है। वह अत्यंत ही सुशील और रूपवती है। मैं चाहता हूँ कि उसका विवाह आपके साथ हो जाए। अच्छा, तो ये बात है। जी महाराज। कुछ पल सोचने के बाद राजा उदयवीर बोले, ठीक है सेठ जी, प्रधानमंत्री वामदेव जी को एक बार अपनी पुत्री दिखा दीजिए। मैं उनकी राय का आदर करता हूँ। अगर उन्हें आपकी पुत्री पसंद आ गई तो मैं सहर्ष आपकी पुत्री के साथ विवाह करने को तैयार हो जाऊंगा।
जैसी महाराज की आज्ञा। और यह कहकर सेठ जी वापस लौट गए। अगले दिन ही राजा रघुवीर के कहने पर प्रधानमंत्री वामदेव सेठ माणिक दत्त की पुत्री ऐश्वर्या को देखने उनकी हवेली जा पहुँचे। वहाँ जब ऐश्वर्या उनसे मिली तो वे सोचने लगे, सेठ माणिक दत्त की पुत्री तो सौंदर्य में अप्सराओं को भी मात देती है। सेठ माणिक दत्त को लगा जैसे प्रधानमंत्री जी को महाराज के लिए ऐश्वर्या पसंद आ गई हो। प्रधानमंत्री वामदेव जी सोचने लगे, यदि ऐश्वर्या का विवाह राजा रघुवीर से हो गया तो ऐश्वर्या के रूप चाल में फंसकर राजा रघुवीर सब कुछ भूल बैठेंगे। ऐसा होने पर शासन में गड़बड़ी पैदा हो जाएगी और तब शत्रु इस बात का नाजायज फायदा उठाने में तनिक भी देर नहीं करेंगे। किसी भी सूरत में मुझे इस विवाह को नहीं होने देना है। फिर वे बोले, सेठ जी, मैं महल जाकर महाराज को अपने निर्णय से अवगत कराता हूँ। ठीक है प्रधानमंत्री जी। जब प्रधानमंत्री वामदेव जी राजमहल पहुँचे तो महाराज बोले, कहिए प्रधानमंत्री जी, सेठ माणिक दत्त की पुत्री आपको कैसे लगी? क्षमा करें महाराज, सेठ माणिक दत्त की कन्या आपके योग्य नहीं है। वह तो एकदम कुरूप है। राजा रघुवीर ने उसी समय एक दूत को पत्र देकर सेठ माणिक दत्त के पास भेजा और उस पत्र पर लिखा था, सेठ माणिक दत्त, हमें खेद है कि हम तुम्हारी पुत्री के साथ विवाह नहीं कर पाएंगे। जब सेठ माणिक दत्त ने वह पत्र पढ़ा तो उसे बहुत दुख हुआ और वे सोचने लगा, आखिर क्यों महाराज ने यह प्रस्ताव ठुकरा दिया। प्रधानमंत्री जी ने ऐसी कौन सी कमी देखी ऐश्वर्या में। राजा रघुवीर की ओर से निराश होकर एक दिन सेठ माणिक दत्त ने उदयपुर के सेनापति सुरसेन को ऐश्वर्या दिखाई और सुरसेन को ऐश्वर्या पसंद आ गई और वह उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गए। सेनापति ने अपने विवाह पर राजा उदयवीर को आमंत्रित किया और महाराज उनके विवाह पर पधारे। शुभ मुहूर्त में सेनापति सुरसेन के साथ ऐश्वर्या का विवाह हो गया। राजा सोचने लगे, सेनापति सुरसेन में ऐसी कौन सी कमी थी जो सेठ की कुरूप पुत्री के साथ विवाह करने को वे तैयार हो गए। सेठ माणिक दत्त बोले, भगवान का शुक्र है, ऐश्वर्या इस देश के राजा की पत्नी ना बन सकी, पर इस देश के सेनापति की पत्नी तो बन ही गई। यही क्या कोई कम बड़ी बात है। विवाह के समय दिए गए भोज में जब राजा रघुवीर ने ऐश्वर्या को देखा तो उन्होंने सेठ जी से पूछा, क्या यही आपकी पुत्री है? जी महाराज, पर हमें तो बताया गया था कि तुम्हारी पुत्री कुरूप है। क्या वे कुरूप कोई दूसरी पुत्री है? नहीं महाराज, मेरी तो बस यही एक बेटी है। मैंने इसी के लिए आपसे विनय किया था। राजा बहुत ही बुझे मन से महल वापस लौट गए और सोचने लगे, प्रधानमंत्री जी को इस बात की सजा देकर ही रहूंगा। उनके झूठ के कारण ही मैं ऐश्वर्या को ना पा सका। नहीं रघुवीर, ये गलत होगा। तू अपने पिता को वचन दे चुका है कि प्रधानमंत्री वामदेव को
तू अपने पिता के समान मानेगा और कभी भी उनका निरादर नहीं करेगा। वामदेव जी अनुभवी व्यक्ति हैं। ऐश्वर्या के बारे में उन्होंने जो भी मुझे बताया था, अवश्य ही उसमें कुछ सार होगा, कुछ राज होगा। इसी तरह दिन बीतने लगे, पर राजा रघुवीर के मन से ऐश्वर्या ना निकल सकी। वे सोचने लगे, काश ऐश्वर्या से हमारा विवाह हो पाता। उधर सेनापति सुरसेन अपने ससुर से कहते हैं, पिताजी, समझ में नहीं आता महाराज इन दिनों परेशान क्यों हैं? दरबार में भी उनके चेहरे पर उदासी छाई रहती है। इसका क्या कारण हो सकता है? महाराज की उदासी का कारण मैं जानता हूँ बेटा सुरसेन। आप जानते हैं? हाँ बेटा, उनकी उदासी का कारण है तुम्हारी पत्नी ऐश्वर्या। ये आप क्या कह रहे हैं? मैं वही कह रहा हूँ बेटा जो सच है। ऐश्वर्या का तुमसे विवाह करने से पहले मैं ऐश्वर्या का प्रस्ताव महाराज के पास लेकर गया था। तब महाराज ने प्रधानमंत्री वामदेव को ऐश्वर्या को देखने मेरे यहाँ भेजा था। माणिक दत्त ने विस्तार पूर्वक सुरसेन को सारी बात बताई। माणिक दत्त बोले, पता नहीं क्यों प्रधानमंत्री जी ने ऐश्वर्या को कुरूप बताया। फलस्वरूप महाराज ने ऐश्वर्या से विवाह करने से इनकार कर दिया। ओह, तो ये बात है। लेकिन विवाह भोज में जब उन्होंने ऐश्वर्या को देखा तो वे ऐश्वर्या का सौंदर्य देख ठगे से रह गए। मुझे यकीन नहीं, पक्का विश्वास है कि इन दिनों महाराज के मन में एक ही विचार बार बार उमड़ रहा है, और वह विचार यह है कि काश उनका विवाह ऐश्वर्या से हो पाता। ऐश्वर्या बेटी के अतुलित सौंदर्य ने उन पर प्रभाव डाला है। ओह, यह तो बहुत ही बुरा हुआ। महाराज के कांधों पर पूरे राज्य का भार है। यदि वे इसी परेशानी में डूबे रहे तो पद से भटक सकते हैं। तब इस राज्य का क्या होगा? बेटा, होनी को कौन टाल सकता है? महाराज, वो इस राज्य के भाग्य में जो लिखा है वह तो हर हालत में होकर रहेगा। ऐसी बात नहीं है पिताजी, मैं उस होनी को बदल कर रहूंगा। अगले दिन ही सेनापति सुरसेन राजा रघुवीर से मिला और बोला, महाराज, मैं आपका अपराधी हूँ, लेकिन अनजाने में ही मुझसे ये भूल हुई है। सेनापति जी, ये आप क्या कह रहे हैं? आप और अपराधी? आपसे कौन सी भूल हो गई है? महाराज, मेरे ससुर ने मुझे सब कुछ बता दिया है। आप इन दिनों ऐश्वर्या को लेकर परेशानी में डूबे हुए हैं। मैं आपकी वही परेशानी दूर करने आया हूँ। मैं कुछ समझा नहीं। महाराज, ऐश्वर्या आपको पसंद है। यदि आप चाहें तो अब भी उसे अपना सकते हैं। सेनापति जी, यह आप क्या बोल रहे हैं? महाराज, मैं ठीक ही कह रहा हूँ। यदि देश का राजा दुखी रहेगा तो प्रजा सुखी कैसे रह सकती है? मैं यदि आपके लिए ऐश्वर्या की कुर्बानी कर सका तो यह मेरा परम सौभाग्य होगा। ओह, तुम्हारी बात ने तो हमें और ज्यादा परेशानी में डाल दिया है। सेनापति जी, ठीक है, इस समय तुम जाओ। हम सोच विचार करने के पश्चात ही
इस विषय में कोई निर्णय लेंगे। जो आज्ञा महाराज। सेनापति सुरसेन के जाने के पश्चात महाराज सोचने लगे, सेनापति ने ये कैसा प्रस्ताव हमारे सम्मुख रखा है, क्या ये उचित प्रस्ताव है? लाख सोचने पर भी उनकी समझ में कुछ नहीं आया। फिर उन्हें लगा कि हमें इस विषय में प्रधानमंत्री जी से सलाह करनी चाहिए, वे ही कोई उचित सलाह दे सकते हैं। राजा ने उसी समय जाकर प्रधानमंत्री वामदेव को सारी बात बताई। प्रधानमंत्री बोले, ओ सेनापति जी ने आपके सम्मुख ऐसा प्रस्ताव रखा है। हाँ प्रधानमंत्री जी, अब हमारी समझ में नहीं आ रहा कि हम करें तो क्या करें। सेनापति जी का प्रस्ताव माने या ना माने, महाराज मैं आपको इस विषय पर तभी सलाह दे सकता हूँ जब आप उस पर अमल करने का वचन दें। मैं वचन देता हूँ तो सुनिए। प्रधानमंत्री वामदेव राजा रघुवीर को समझाने लगे। प्रधानमंत्री वामदेव की सलाह सुनने के पश्चात राजा बोले, ठीक है प्रधानमंत्री जी, मैं ऐसा ही करूँगा। प्रधानमंत्री के पास से लौटकर राजा रघुवीर ने सेनापति सुरसेन के नाम एक पत्र लिखा और एक सैनिक को बुलाया, जिसे ये आदेश दिया कि इस पत्र को इसी समय सेनापति जी को दे आओ। दूत उसी समय वह पत्र सुरसेन के पास लेकर गया और सुरसेन ने पढ़ा। उसमें लिखा था, सेनापति सुरसेन, हमारा आदेश है कि तुम इसी समय उदयपुर छोड़कर चले जाओ। आज के बाद तुम और तुम्हारी पत्नी फिर कभी उदयपुर में नजर न आए। सेठ माणिक दत्त को जब इस विषय में पता चला तो वे सोचने लगे, ये कैसा आदेश महाराज ने दे डाला। वे दौड़े दौड़े राजा रघुवीर के पास गए और बोले, महाराज मैंने सदा इस राज्य की सेवा की है, मेरी बेटी व दामाद को ऐसा दंड ना दीजिए। महाराज देश से निकलकर मेरी बेटी दामाद कहाँ जाएंगे, तुम उसकी फिक्र ना करो सेठ माणिक दत्त, परंतु राज आज्ञा अब वापस नहीं होगी। फिर राजा रघुवीर प्रधानमंत्री जी से बोले, मैंने आपकी सलाह के अनुसार सेनापति सुरसेन को इतना कठोर दंड दे तो दिया है, पर मेरी समझ में ये बात नहीं आ रही कि आपने सुरसेन के लिए इतने कठोर दंड का चुनाव क्यों किया। महाराज आप परेशान ना हो, मैंने जो कुछ भी किया है आपके और राज्य के भले के लिए ही किया है। इधर जब उदयपुर से दूर सुरसेन और ऐश्वर्या एक वन में पहुँचे तो वहाँ कुछ सैनिकों ने उन्हें घेर लिया और कहा, चुपचाप हमारे साथ चल पड़ो। इस समय सुरसेन के पास कोई हथियार ना थे और उन्होंने सैनिकों के साथ जाने में ही अपनी भलाई समझी और वे उनके साथ चल पड़े। उन्हें प्रीतम नगर के राजा के सामने पेश किया गया। राजा बोले, सुरसेन जी, हम तुम्हें प्रीतम नगर का सेनापति नियुक्त करते हैं। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? सुरसेन जी, मुझे तुम्हारे राजा रघुवीर जी का पत्र मिला है। उन्हें पता था कि कुछ समय पहले ही हमारे सेनापति की एक युद्ध में मृत्यु हो गई थी। तब से हमारे राज्य में सेनापति का पद खाली पड़ा हुआ है। राजा रघुवीर हमारे अभिन्न मित्र स्वर्गीय राजा उदयवीर के पुत्र हैं। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मैं अपना सेनापति
आपके पास भेज रहा हूँ। वे बहुत ही वीर है, उसे यहाँ का सेनापति बना लेना। राजा रघुवीर ने तुम्हारी खूब प्रशंसा भी की है सुरसेन जी, इसीलिए मैं तुम्हें अपने राज्य का सेनापति बनाता हूँ। ओह, राजा रघुवीर का ये व्यवहार मेरी समझ में तो बिल्कुल नहीं आया। तभी महाराज बोले, सेनापति सुरसेन जी, एक बात मेरी समझ में भी नहीं आई। जब पत्र में राजा रघुवीर ने तुम्हारी इतनी प्रशंसा की है, तो उन्होंने अपने यहाँ से तुम्हें सेवा मुक्त कर हमारे पास क्यों भेज दिया? क्या वहाँ तुमसे कभी कोई भूल हो गई थी? महाराज, मैं आपको विस्तार से सारी बात बताता हूँ। सारी बात जानकर आप स्वयं निर्णय लेना कि क्या मुझसे कोई भूल हुई थी। सुरसेन ने सारी बात विस्तार पूर्वक राजा प्रीतम सेन को बताई। उसके बाद सुरसेन जी बोले, आप ही बताइए महाराज, क्या मैंने कोई भूल की थी? हाँ, भूल तो तुमसे वास्तव में हुई ही थी सुरसेन जी, पर महाराज रघुवीर जी ने तुम्हें यहाँ भेजकर निस्संदेह अपनी बुद्धिमानी का परिचय दिया है। ऐसी बात नहीं है महाराज। उदयनगर के प्रधानमंत्री वामदेव जी अत्यंत ही अनुभवी एवं बुद्धिमान व्यक्ति हैं। राजा रघुवीर उन्हीं से सलाह लेकर ही कोई निर्णय करते हैं। संभव है कि मेरे विषय में भी उन्होंने प्रधानमंत्री वामदेव जी से सलाह लेकर ही ऐसा निर्णय दिया होगा। अगर राजा रघुवीर के पास वामदेव जी जैसा योग्य व अनुभवी सलाहकार है, तो उदयपुर हमेशा उन्नति की ओर ही अग्रसर होता रहेगा। ऐसे खुशहाल देश के राजा के साथ ही हमें अपनी बेटी वरुणा का विवाह करना चाहिए। उन्होंने उसी समय एक दूत को पत्र देकर उदयपुर भेजा। दूत पत्र लेकर उदयपुर पहुंचा और उसने वह पत्र वामदेव जी को पहुंचाया। पत्र में लिखा था, प्रधानमंत्री वामदेव जी, हम आपसे मिलना चाहते हैं। आप कृपया शीघ्र ही हमसे आकर मिलें। प्रधानमंत्री वामदेव जी उसी दिन प्रीतम नगर रवाना हो गए। प्रीतम नगर पहुंचने पर वे महाराज से मिले और बोले, कहिए महाराज जी, आपने हमें कैसे याद किया? प्रधानमंत्री जी, हमें पता चला है कि आपकी सलाह पर ही राजा रघुवीर ने हमारे पास सेनापति सुरसेन को भेजा था और हम आपकी बुद्धिमानी और विद्वता से अत्यंत प्रभावित हुए हैं। इसीलिए अपनी बेटी का विवाह ऐसे राजा के साथ करने की इच्छा पाल बैठे हैं जिसके पास आप जैसा अनुभवी मंत्री है। ओह, तो ये बात है, पर आपने कैसे जाना कि मैं विद्वान हूँ? सुरसेन जी के बारे में आपने राजा रघुवीर को जो सलाह दी, उस सलाह के बारे में जानकर ही हम इस निर्णय पर पहुँचे हैं। कुछ देर सोचने के बाद प्रधानमंत्री बोले, महाराज, यह ठीक है कि राजा रघुवीर मुझसे पूछकर ही कोई कार्य करते हैं, पर मेरा क्या है, बूढ़ा आदमी हूँ मैं, आज मरा कि कल मरा। मैं चाहता हूँ कि राजा रघुवीर को ऐसी सुयोग्य व बुद्धिमान जीवन संगिनी मिले जो मेरे बाद राजा रघुवीर को उचित सलाह दे सके। क्या आपकी पुत्री मेरी इस कसौटी पर खरी उतरेगी? प्रधानमंत्री जी,
वरुणा मेरी बेटी है, उसकी बुद्धिमत्ता की प्रशंसा मैं स्वयं कैसे कर सकता हूँ? तो ठीक है, यदि आप आज्ञा दें तो मैं वरुणा बेटी की बुद्धिमानी की परीक्षा लेना चाहता हूँ। मुझे इसमें कोई ऐतराज नहीं है। तब प्रीतम सेन उन्हें वरुणा के पास ले गए और बोले, वामदेव जी, यही मेरी पुत्री वरुणा है। वामदेव जी बोले, बेटी, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। उस कहानी को सुनकर तुम्हें अपना निर्णय देना है। तब वामदेव ने राजा रघुवीर, सेठ माणिकदत्त, सेनापति सुरसेन, ऐश्वर्या और अपनी कहानी सुनाई। बेटी, तुम्हें यह बताना है कि मैंने राजा रघुवीर को ऐश्वर्या के विषय में झूठ बताया, फिर भी राजा रघुवीर ने मुझे कुछ भी क्यों नहीं कहा? सेनापति सुरसेन ने हमेशा राजा रघुवीर की सेवा की थी। वे अपनी पत्नी ऐश्वर्या को भी राजा रघुवीर के लिए छोड़ देने को तैयार हो गया था। फिर ऐसे सेनापति को राजा रघुवीर ने देश निकाला क्यों दिया? फिर बाद में सुरसेन को तुम्हारे राज्य में सेनापति का पद भी दिलवा दिया। यह दंड है या पुरस्कार? इसके विषय में बता सकती हो तो बताओ बेटी। प्रधानमंत्री जी, ये ठीक है कि आपने राजा रघुवीर से ऐश्वर्या के विषय में झूठ बोला हो, पर उस झूठ में भी उदयनगर की और उसकी प्रजा की भलाई ही निहित थी। वह कैसे? क्योंकि झूठ बोलते समय आप उदयनगर राज्य की भलाई के विषय में ही सोच रहे थे। दूसरी ओर सेनापति सुरसेन ने अपनी पत्नी ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात कहकर राजा रघुवीर और राज्य दोनों का अहित किया। राजा रघुवीर और आप जानते थे कि सेनापति सुरसेन स्वामी भक्त हैं, पर ऐश्वर्या को राजा रघुवीर को सौंपने की बात उन्होंने गलत की थी। यदि राजा रघुवीर राजा होकर दूसरों की स्त्रियां छीनने को तैयार हो जाते तो फिर उदयपुर की जनता भी समय आने पर वैसा ही करती। इसीलिए आपने राजा रघुवीर को ऐसी अनोखी सलाह दी। यदि सेनापति सुरसेन उदयपुर में ही रहता तो ऐश्वर्या की बात सदैव राजा रघुवीर के मन में रहती। इसीलिए आपकी सलाह पर राजा रघुवीर ने सुरसेन और ऐश्वर्या को देश निकाले का आदेश दिया। क्योंकि सेनापति सुरसेन ने जो कुछ भी किया था स्वामी भक्ति की भावना से ही किया था और वे देशभक्त भी था, इसलिए राजा रघुवीर ने सुरसेन के लिए नौकरी की व्यवस्था भी हमारे राज्य में करवा दी। इस प्रकार सुरसेन को दंड व पुरस्कार दोनों साथ साथ ही मिले। बेटी, तुमने बिल्कुल सही उत्तर दिए हैं। तुम मेरी कसौटी पर खरी उतरी हो। मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। राजन, मैंने राजकुमारी वरुणा को अपने महाराज के लिए चुन लिया है। प्रधानमंत्री जी, ये फैसला करने से पहले आप एक सच्चाई और जान लें तो ठीक रहेगा। कैसी सच्चाई? बेटी वरुणा, अपने चेहरे से घूंघट हटा दो। जब राजकुमारी वरुणा ने चेहरे से घूंघट हटाया तो प्रधानमंत्री ने देखा कि उसका रंग सांवला था। प्रधानमंत्री जी, मेरी बेटी सांवली है,
यही वह सच्चाई है। ओह, इसीलिए राजकुमारी वर्णा ने चेहरे पर घूंघट डाल रखा था। महाराज, ये ठीक है कि बेटी वर्णा का रंग सांवला है, पर बुद्धिमानी तो इसमें कूट कूट कर भरी है। यदि बुद्धिमानी के साथ साथ बेटी वर्णा रूपवती भी होती तो सोने में सुहागा होता, पर सिर्फ सांवलेपन के कारण मैं अपना निर्णय नहीं बदलूंगा। वर्णा बेटी के साथ ही महाराज रघुवीर का विवाह होगा। ये सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए। प्रधानमंत्री जी उदयपुर वापस गए और उन्होंने रघुवीर जी को इस विशेषित मुहूर्त में राजा रघुवीर के साथ राजकुमारी वर्णा का विवाह हुआ। विवाह के पश्चात राजा रघुवीर बोले, प्रधानमंत्री जी, ये बात मेरी समझ में नहीं आई। मेरी पत्नी के रूप में आपने सांवली वर्णा का ही चुनाव क्यों किया? राजन, आपके इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं, समय देगा। कुछ समय के पश्चात राजा रघुवीर बोले, प्रधानमंत्री जी, मैं आपकी बुद्धिमानी का कायल हो गया हूँ। वर्णा के रूप में आपने मेरे लिए सही जीवन साथी का चुनाव किया था। वर्णा ने समय समय पर हमें ऐसी बुद्धिमत्तापूर्ण सलाह दी है जिनसे राज्य का भला ही हुआ है। राजन, मुझे खुशी है कि आपको आपके प्रश्न का उत्तर मिल गया है। वामदेव और वर्णा से समय समय पर सलाह लेकर राजा रघुवीर ने उदयपुर को सुख समृद्धि और खुशहाली से भर दिया। अगर आप लोग को कहानी अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में कमेंट भी।